बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग का पेपर 1 डिस्कस करेंगे जो कि अक्टूबर नवंबर 2022 में आया था, जिसको P13 भी कहते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये पेपर 35 मार्क्स का होता है और उसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं, MCQs होते हैं, जिसमें हमने A, B, C या D में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और 35 ही मार्क्स होते हैं और 35 ही क्वेश्चंस होते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं इसको वन बाय वन। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, अहमद इज़ अ ट्रेडर, वाई शुड ही प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसको क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी चाहिए? ये ऑप्शन है टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी अप्लाई करने के लिए। बिजनेस एंटिटी क्या होती है? बिजनेस एंटिटी होती है मीन्स के जो उसका ओनर है बिज़नेस का, बिज़नेस और उसका ओनर दो अलग एंटिटीज़ हैं कि बिज़नेस एंटिटी अलग है और ओनर अलग है। बी ऑप्शन है टू मॉनिटर हिज बिज़नेस परफॉर्मेंस। बी करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि वो मॉनिटर करने के लिए बिज़नेस को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा, क्योंकि इसमें इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आती है। तो जाहिर है बिज़नेस परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए होती है कि इनकम, इसमें प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, कि प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या हम लॉस में जा रहे हैं। और फिर वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किस लिए की जाती है? दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो होती है कि हम देखते हैं कि हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसलिए उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का नाम भी देते हैं। तो ये सी और डी ऑप्शन क्या है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये इसलिए तो नहीं होती, ना ही रिकॉर्ड करने के लिए होती है पर्सनल वेल्थ को। उसके बाद है विच ट्रांजैक्शन विल इंक्रीज बोथ एसेट्स एंड कैपिटल बाय द सेम अमाउंट। कौन सी ट्रांजैक्शन है जो कि एसेट्स को भी और कैपिटल को भी सेम अमाउंट से इंक्रीज करेगी? कौन सी होगी? बी ऑप्शन है जिसमें गुड्स वर सोल्ड फॉर कैश एट अ प्राइस हायर देन देयर कॉस्ट प्राइस। क्योंकि अगर हम कॉस्ट हमारी अगर 1000 है तो हम उसको 1500 पे सेल कर दें गुड्स को, तो कॉस्ट प्राइस से अबव पे हमने हायर पे सेल की है, तो इट मीन्स कि इसमें दोनों एसेट्स भी इंक्रीज़ होंगे और इसमें हमारा कैपिटल भी इंक्रीज़ होगा। कैपिटल कैसे इंक्रीज़ होगा? जो हमें प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट क्योंकि कैपिटल को इंक्रीज़ करता है, लॉस डिक्रीज़ करता है। और फिर कैश जब आएगा हमारे पास, हम कैश सेल करेंगे तो कैश आएगा जिससे एसेट इंक्रीज़ होगा, इसलिए बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। उसके बाद है प्रदीप सेटल्ड अमल्स अकाउंट by credit transfer and received a cash discount for prompt payment। प्रदीप ने सेटल किया अपना अकाउंट, क्रेडिट ट्रांसफ़र किया, उसने रिसीव किया कैश डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट करके, जल्दी पेमेंट करके। हाउ डिड प्रदीप रिकॉर्ड हिज दिस डिस्काउंट। इस डिस्काउंट को कैसे वो रिकॉर्ड करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल अमल, ये इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि अमल किस लिए डेबिट हो रहा है? क्योंकि अमल उसकी लाइबिलिटी थी, वो डेबिट हुई है क्योंकि अब डिक्रीज़ हुई है। इंक्रीज़ होकर क्रेडिट होती है, अब डिक्रीज़ हुई है तो डेबिट हो जाएगी। डिस्काउंट रिसीव चूँकि हमारी इनकम होती है तो इसलिए ये क्रेडिट होती है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। एंड देन है मॉर्गन मेड द फॉलोइंग डबल एंट्री इन हिज लेजर्स। उसने डबल एंट्री की है, उसमें डेबिट सेल्स रिटर्न अकाउंट किया है, क्रेडिट सैलरीज अकाउंट किया। अब डेबिट सेल्स टर्न क्यों किया? क्योंकि सेल्स क्रेडिट होती हैं, इसकी रिटर्न डेबिट होती हैं। और क्रेडिट सैलरी अकाउंट मींस के उसका जो कस्टमर होगा वो सैलरी था, उसको अकाउंट को उसने, क्योंकि वो रिटर्न किया इसलिए उसने, उसके एसेट कम हो गया, उसको सैलरी जो एसेट था उसका, तो उसने क्या किया, उसको क्रेडिट कर दिया। अब इन डिक्रीज़ हुआ है तो क्रेडिट होगा एसेट, एसेट उसका सैलरी था अकाउंट रिसीवेबल, तो ये डिक्रीज़ हो गया, क्रेडिट हो गया। और सेल्स टर्न हमेशा डेबिट होती हैं क्योंकि सेल्स क्रेडिट होती हैं, उसकी रिटर्न डेबिट हो गई। विच ट्रांजैक्शन वाज बीइंग रिकॉर्डेड। अब इसकी ट्रांजैक्शन कौन सी थी जिसको इसने रिकॉर्ड किया है? अब डी ऑप्शन है जिसमें गुड्स टर्न बाय सैली, सैली ने गुड्स टर्न किए हैं टू मॉर्गन, मॉर्गन को। सैलीज क्रेडिट सप्लायर, जो कि सैली का, मॉर्गन के बारे में अब कह रहा है कि सैलीज क्रेडिट सप्लायर, जो कि सैली का क्रेडिट सप्लायर था मॉर्गन। अब अब्दुल सेल्स गुड्स टू रेखा ऑन क्रेडिट।
सम गुड्स वर डैमेज्ड इन ट्रांजिट ड्यूरिंग ट्रांजिट जो है ना डैमेज होगी गुड्स विच डॉक्यूमेंट वुड रेखा सेंड टू अब्दुल। अब रेखा चूँकि कस्टमर है तो इसलिए रेखा ने जो उसको सेंड करेगी डॉक्यूमेंट दैट विल बी डेबिट नोट बी। क्रेडिट नोट करता होता है क्रेडिटर, डेटर करता होता है जो कस्टमर करता होता है दैट इज़ डेबिट नोट। आप इससे याद रख सकते हैं क्रेडिटर करता है क्रेडिट नोट और डेटर करता है डेबिट नोट। अब रेखा उसकी डेटर है तो वो डेबिट नोट इशू करेगी मीन सेंड करेगी। Which business document provide information for writing up the sales journal and the sales return journal? अच्छा, कौन सा बिजनेस डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा राइटिंग अप द सेल्स जर्नल एंड द सेल्स रिटर्न जर्नल? अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे? अब सेल्स जर्नल कौन सा? इनवॉइस इशूड, जो हमने इनवॉइस इशू की है, सेल्स जब करते हैं इनवॉइस इशू करते हैं कस्टमर को, उससे पता चलेगा हमें और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और सेल्स रिटर्न जर्नल में कौन सा आ गया? क्रेडिट नोट इशू। अब जब सेलर जब रिटर्न के लिए नोट इशू करता है दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट नोट्स, तो उससे हमें पता चल जाएगा कितनी रिटर्न्स की हैं, हमने इन्फॉर्मेशन उससे मिल जाएगी। सो ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। और 7 है जी, ऑन 1 सितंबर पीटर सेंट अ चेक टू हिज क्रेडिट सप्लायर जॉन। जॉन उसका क्रेडिट सप्लायर है, उसको उसने एक चेक सेंड किया है। दिस वॉज करेक्टली एंटर्ड इन जॉन्स बुक। जॉन ने अपनी बुक्स में तो उसको करेक्टली इंटर कर लिया। ऑन 10 सितंबर द चेक वाज रिटर्न अनपेड ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। अब इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से, उसके बैंक में फंड्स नहीं थे, उसकी वजह से चेक रिटर्न हो गया। तो विच एंट्री शुड बी मेड इन जॉन्स बुक ऑन 10 सितंबर? अब जॉन की बुक में कौन सा है, जो सप्लायर है उसकी बुक में, जॉन उसकी बुक में 10 सितंबर को कौन सी एंट्री आएगी? अब जब उसने रिसीव किया था तो बी आप देख रहे हैं, इसमें बी ऑप्शन है, बैंक टू पीटर किया होगा। तो क्योंकि बैंक जो है ना उसका डेबिट हुआ होगा क्योंकि उसने चेक रिसीव किया है। पीटर को उसने, क्योंकि ये उसका कस्टमर था, उसके ये एसेट था, उसको उसने डिक्रीज़ करके क्रेडिट कर दिया होगा उस वक्त। लेकिन अब इस एंट्री में डी ऑप्शन करेक्ट होगा जो कि पीटर टू बैंक होगा, क्योंकि वो दोबारा से जब उसके इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से उसको रिटर्न हो जाएगा चेक, तो क्या करेगा, पीटर को फिर से एसेट बना लेगा। जो एसेट उसने बनाया था बैंक चेक की वजह से, चेक रिसीव करके वो उसको फिर से क्रेडिट कर देगा क्योंकि उसके बैंक में तो रिसीव ही नहीं हुआ कुछ। तो देन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। जो डिक्रीज हुआ है एसेट वो बैंक है, तो बैंक को क्रेडिट हो रहा है डी में। तो और पीटर फिर से उसने अपना डेटर बना लिया, उसको फिर से अपना एसेट बना के उसने किया। इट मीन्स के एंट्री रिवर्स हो जाएगी। बी देखें, जो पहले उसने एंट्री की थी जब उसने रिसीव किया होगा चेक, अब इसकी रिवर्सल एंट्री है, उस वक्त बैंक टू पीटर किया होगा। अब डी में जब इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से चेक बाउंस हो गया, रिटर्न हो गया, तो अब फिर उसकी रिवर्सल डाल दी होगी, पीटर टू बैंक कर दिया। डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। एंड देन 8th, व्हाट डज नॉट बी रिकॉर्डेड इन द लेजर्स ऑफ अ बिजनेस? कौन सी चीज़ है जो लेजर, बिजनेस के लेजर में रिकॉर्ड नहीं की जाती? कैश डिस्काउंट ये भी किया जाता है, इरिकवरेबल डेट्स ये भी किए जाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट नहीं किया जाता है, इसमें वेजेस अक्रूड भी किए जाते हैं, जो वेजेस अभी हमने पे नहीं किए लेकिन इनकर हो गए हैं। अब ये कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है? कैश डिस्काउंट होता है जो हम प्रॉम्प्ट पेमेंट पे, मीन जल्दी पेमेंट करके कोई डिस्काउंट हासिल कर लेते हैं। मीन्स कि हमने किसी से ऑन क्रेडिट कोई लिया हुआ है, गुड्स बाय की हुई है, हमने उसको विद इन 15 डेज़ उसने कहा जी आप पेमेंट कर देंगे तो आपको इतना डिस्काउंट दे दिया जाएगा। हम उसको विद इन वो उन डेज़ के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं जो उसने हमें कहा होता है कि आपको इतने % डिस्काउंट दे दिया जाएगा अगर आप इतनी जल्दी पेमेंट कर देंगे। तो उस पर जो डिस्काउंट लिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं या किसी मॉल पे जाते हैं, आपको 1000 की अगर आपके पास कोई चीज़ है आप लेना चाह रहे हैं, तो वो कह रहा है जी आप 900 इसका दे दें, 100 जो है ना आपका डिस्काउंट है, दैट विल बी ट्रेड डिस्काउंट। उसको हम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते, इसलिए यहाँ पे सी विल बी करेक्ट ऑप्शन कि ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ इनवॉइस पे आता होता है और कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता, ना जनरल एंट्री में, ना लेजर में, ना आगे
इनकम स्टेटमेंट में, ना कैश बुक में, कहीं भी इंटर नहीं किया जाता। ना इन विच एरर्स वुड बी रिवील्ड बाय द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, कौन से एरर्स हैं जो रिवील होंगे जो हम प्रिपेयर करेंगे जब ट्रायल बैलेंस उस वक़्त। ओके, अब क्रेडिट परचेजेस हैं 240 की, जिसको इंटर किया है हमने बोथ द परचेजेस अकाउंट एंड द ट्रेड पेबल्स अकाउंट में 420 से। अब 240 की थी हमने परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, जिसको हमने ट्रेडर के अकाउंट में भी मींस के सप्लायर के अकाउंट में भी 420 से किया और परचेजेस में भी 420 से कर दिया। अब इसमें से ट्रायल बैलेंस नहीं करेगा, रिवील नहीं करेगा, क्योंकि उसको क्या पता कि आपने 240 को 420 लिखा, दोनों में आप डेबिट भी 420 कर रहे हैं, क्रेडिट भी 420 कर रहे हैं, इसलिए ये नहीं होगा, ये क्रेडिट ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा एरर। क्रेडिट सेल्स इंटर्ड एज 96 इन द सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में 96 किया है उसने रिकॉर्ड, एंड 69 इन द ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। क्रेडिट सेल्स किया, एक तरफ 96 कर दिया, एक तरफ 69 किया। अब ये डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस आ जाएगा, ये रिवील करेगा, मीन्स के ये डिटेक्ट हो जाएगा ट्रायल बैलेंस में। परचेज ऑफ ए मोटर व्हीकल 15,000 इंटर इन द मोटर व्हीकल रिपेयर अकाउंट। अब इस ये भी नहीं ट्रायल बैलेंस में रिवील होगा, मीन्स डिटेक्ट होगा, क्योंकि परचेज मोटर व्हीकल की है, ये डेबिट होती है 15,000, जो कि आपने मोटर व्हीकल रिपेयर अकाउंट में डाल दी, ये भी एक्सपेंस अकाउंट है, ये भी डेबिट होगा। अब ये तो नहीं है कि आपने सिर्फ अकाउंट गलत लिखा है, अमाउंट ठीक लिखी है 15,000 डेबिट और क्रेडिट में, तो इसलिए इसमें कोई डिफरेंस मीन ट्रायल बैलेंस में डिटेक्ट नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब वेजेस पेड $1050 डेबिटेड इन द बोथ द वेजेस अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट। वेजेस पे किए हैं और डेबिट कर दिया बोथ अकाउंट्स को, दोनों अकाउंट्स को, वेजेस अकाउंट को भी और बैंक अकाउंट को। अब 2 दफ़ा डेबिट कर दिया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट। अब एक क्रेडिट करना था, एक डेबिट करना था। अब ये उसमें डिटेक्ट हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस में रिवील कर लेगा ट्रायल बैलेंस। अब इट मीन्स 2 और 4 सही है, इसमें सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सिद्दीक ट्रायल बैलेंस फेल टू बैलेंस, अब उसका बैलेंस फेल हो गया है ट्रायल बैलेंस होने में। द डेबिट कॉलम टोटल $12,250 एंड द क्रेडिट कॉलम टोटल 12,200, इसमें 50 का डिफरेंस है। अब डेबिट में 50 ज़्यादा है और क्रेडिट में कम है। द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड, अब ये एरर्स डिस्कवर हुए हैं। नो एंट्री हैड बिन मेड फॉर कैश सेल्स, एंट्री नहीं हुई, मीन ओमिट होगी एंट्री, ओमिटेड 150 की, इसको कर देंगे हम एंट्री कैश टू सेल्स, कैश डेबिट कर देंगे, सेल्स क्रेडिट कर देंगे 150 को, दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट में 150 प्लस हो जाएंगे। द टोटल ऑफ द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 50 हैज़ बिन ओमिटेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। अब 50 का जो डिस्काउंट रिसीव था, ये डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, इनकम होती है, ये क्रेडिट साइड पे आनी थी, ये क्रेडिट साइड से मिस हो गई है, इट मीन ये क्रेडिट साइड पे 50 और प्लस होंगे। तो व्हाट वर द टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस आफ्टर द एरर्स हैड बिन करेक्टेड, जब करेक्ट किए जाएंगे तो क्या करेक्शन होने के बाद टोटल क्या होगा। हम देखते हैं इसमें हमने जो इसमें वर्किंग की है, ये वर्किंग का ट्रायल बैलेंस पहले था, देखें आप 12,250 डेबिट में था, 12,200 क्रेडिट में था। अब इसमें जो नहीं एंट्री हुई थी कैश सेल्स की, उसमें 150 कैश डेबिट हो जाएगा और 150 सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, दोनों तरफ सेल्स और कैश और सेल्स, कैश टू सेल्स, दोनों तरफ 150 प्लस हो जाएंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड, अब डिस्काउंट रिसीव किया है जो कि क्रेडिट होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड वो प्लस नहीं हुआ था उसमें, तो ये क्रेडिट साइड पे प्लस हो जाएगा। अब देखेंगे, हम देखेंगे डेबिट और क्रेडिट को प्लस करेंगे तो हमारे पास 12,400 आ जाएगा, इट मीन टोटल विल बी 12,400। अब इसमें देखें डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, 12,400। इसके बाद जैकब परचेज अ मोटर व्हीकल फॉर बिजनेस यूज ऑन क्रेडिट फ्रॉम वहीद, वहीद से ऑन क्रेडिट उसने मोटर व्हीकल परचेज किया फॉर $20,000। दिस वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन जैकब्स बुक्स, ये अब जैकब की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ। विच एंड जर्नल एंट्री, अब इस जर्नल एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अब इसको मोटर व्हीकल टू वहीद, सिंपल है कि मोटर व्हीकल एसेट है तो एसेट डेबिट होता है, वहीद जो है उसका क्रेडिटर है, ये क्रेडिट हो जाएगा, उसकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज होकर क्रेडिट होती है। सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। और आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ हर इनकम स्टेटमेंट
ईमा डिस्कवर द फॉलोइंग एरर्स, ईमा ने वो प्रिपेयर किया इनकम स्टेटमेंट और उसको बाद में एरर्स का पता चला है। डेट 1500 शुड हैव बीन राइट ऑफ एज इरिकवरेबल डेट, $1500 को उसने राइट ऑफ किया था इरिकवरेबल जो थे, जो बैड डेट्स हो गए थे, लेकिन उसने नहीं किए थे, अब इसको कर देंगे। नो एडजस्टमेंट हैड बीन मेड फॉर रेंट प्रीपेड बाय ईमा 2800, अब उसमें ऊपर वाले में तो हम कर देंगे इरिकवरेबल डेट्स को डेबिट कर देंगे। अब नीचे वाले में एडजस्ट करना है प्रीपेड जो था, अब इसको हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, जो कि एज अ एक्सपेंस रेंट प्रीपेड था 2800, जिसको रेंट एक्सपेंस के साथ ही प्लस लेस कर दिया होगा एज एन एक्सपेंस। अब दोबारा से हम इसको प्लस कर देंगे। अब ऊपर वाला एक्सपेंस चार्ज करना था, इसको 1500 को हम लेस कर देंगे। अब ड्राफ्ट प्रॉफिट पहले अब जो बिफोर एरर्स जो प्रॉफिट उन्होंने किया था फाइंड आउट किया था, दैट वाज 35,000। व्हाट वाज द करेक्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर, अब करेक्टेड प्रॉफिट क्या होगा, अब इनको एक को प्लस एक माइनस करके देखते हैं वर्किंग में। अब देखें ड्राफ्टेड प्रॉफिट क्या है जी, $35,000 है, लेस डेट शुड बी एज इरिकवरेबल डेट्स। अब जो डेट्स थे वो इरिकवरेबल डेट्स हमने करने थे, इसको लेस कर देंगे क्योंकि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस डिक्रीज़ करेगा प्रॉफिट को, ये ड्राफ्ट प्रॉफिट को डिक्रीज़ कर देगा 1500 से। अब एडजस्टमेंट नहीं की गई थी प्रीपेड रेंट की, अब इसको एक्सपेंस के तौर पे चार्ज किया गया था, हम वापस इसको प्लस कर देंगे प्रॉफिट में, तो जो हम इसको प्लस प्लस करके हमारे पास आ जाएगा फाइनल जो प्रॉफिट आ जाएगा 36,300, दैट इज़ करेक्टेड प्रॉफिट। अब इसमें 36,300 देख लें आप, ये आपको सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब जमाल्स बैंक स्टेटमेंट ऑन 1 September 2022 शोड अ बैंक ओवर ड्राफ्ट ऑफ $1460। अब ये बैंक स्टेटमेंट में बैंक ओवर ड्राफ्ट आ रहा था जमाल का बैंक स्टेटमेंट में, उसका बैलेंस। एट दैट डेट देयर वर अनरिप्रेजेंटेड चेक्स $385, अनप्रेजेंटेड चेक 385 के थे, और अनक्रेडिटेड या डिपॉजिटेड चेक्स थे, जो फंड्स थे वो थे $255। व्हाट वाज द बैंक बैलेंस इन द कैश बुक ऑन 1 September 2022। अब इसमें क्या कह रहा है कि 1 सितंबर को बैलेंस क्या था। अब हम देखते हैं इसको वर्किंग से। इसमें हमारे पास बैलेंस बैंक स्टेटमेंट में उसका क्या है, ओवरड्राफ्ट है वैसे तो 1460 या नेगेटिव है, इसलिए ब्रैकेट में शो किया गया है, लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स। अब अनरिप्रेजेंटेड चेक्स को हम लेस कर देंगे इसमें से, क्योंकि ये अनप्रेजेंटेड हैं, उसमें हमने लेस किए हुए हैं हम, क्योंकि अगर हम बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ले रहे हैं, हम दूसरी कैश बुक को देखेंगे कि कैश बुक में हमने अनप्रेजेंटेड चेक्स को क्या किया हुआ है। जब हमने इशू किए हुए हैं चेक, तो वहाँ पे लेस किया हुआ है फंड, ज़ाहिर है 385 लेस किए हुए हैं, यहाँ भी लेस कर देंगे, लेस इन अनप्रेजेंटेड चेक्स। अब अनक्रेडिटेड चेक्स क्या हैं, हम वहाँ पे प्लस किए हुए हैं, क्योंकि हमें चेक रिसीव हुआ है, हमने बैंक में जाके डिपॉजिट करा दिया कि ये हमारा चेक है, ये हमारा क्लियर कराएं और हमारे फंड्स ताकि हमारे प्लस हो जाएं हमारे अकाउंट में। तो उन्होंने अभी तक चेक क्लियर ही नहीं हुए, अनक्रेडिटेड है, तो इसमें हमने कैश बुक में प्लस किए हुए हैं, यहाँ भी प्लस कर देंगे 255। तो इसको लेस प्लस करके हम जब देखेंगे बैलेंस आज पर कैश बुक में क्या बैलेंस आया, जब दोनों ऊपर वाली अमाउंट्स को प्लस करेंगे और 255 को लेस करेंगे तो नेगेटिव अमाउंट आएगी, क्योंकि ऊपर वाली दोनों नेगेटिव अमाउंट्स हैं। 1590 ये भी ओवरड्राफ्ट होगा कैश बुक का बैलेंस, यहाँ पे सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 1590 नेगेटिव होगा, इसको क्रेडिट कहेंगे, क्रेडिट बैलेंस होगा। अ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम्स। अब उसने कहा है कि सेल्स लेजर है ना जो कंट्रोल अकाउंट है, उसमें ये चीज़ें शामिल हैं, डिस्काउंट अलाउड, डिसऑनर्ड चेक्स होते हैं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू अकाउंट्स होते हैं, इरिकवरेबल डेट्स होते हैं। फॉर विच ऑफ दीज आइटम्स वॉज द इंफॉर्मेशन obtained फ्रॉम द जनरल जर्नल। कौन से जनरल जर्नल से आते हैं, इसमें सबसे पहले डिस्काउंट अलाउड तो आता है, किससे आता है, ये कैश बुक से आता है। डिसऑनर चेक्स ये भी कैश बुक से आता है।
अब इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू अकाउंट्स ये आता है हमारे जर्नल से, क्योंकि ये अलग से हमें बनाना पड़ता है इसका जर्नल। इररिकवरेबल डेट्स, बैड डेट्स भी अलग से होते हैं जर्नल, इसका जर्नल बनाना पड़ता है। इसलिए 3 एंड 4 जो अगर करेक्ट होगा, और ये डी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। और 15 है हमारे पास, अ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ $4,000 ऑन 1 अगस्त। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का डेबिट बैलेंस था 4,000 1 अगस्त को। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त क्रेडिट सेल्स टोटल $50,000। सेल्स टर्न फॉर फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स वर $6,000 and discount allowed were 400. The debit balance of the sales ledger control account on 1st September was 6,000. अब 1 सितंबर को भी दे दिया ऊपर 1 अगस्त को, इट मीन ओपनिंग और क्लोजिंग भी है, क्रेडिट सेल भी है हमारे पास, रिटर्न भी है, और हमारे पास क्या है जी, रिटर्न्स भी है, यस, और डिस्काउंट अलाउड भी है। क्या कह रहा है, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स इन अगस्त। अगस्त में कितनी हमें रिसीट्स हुई हैं कस्टमर्स की तरफ से, क्रेडिट कस्टमर्स की तरफ से। अब हम इसमें वर्किंग, ये देखें सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जब बनाएंगे आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी है 4,000 और क्लोजिंग बैलेंस भी जो आपको नज़र आ रहा है क्रेडिट साइड पे 31 अगस्त को बैलेंस CD 6,000। और फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल्स टर्न हमारे पास 600 है, क्रेडिट सेल्स भी नज़र आ रही है 50,000 डेबिट साइड पे, और डिस्काउंट अलाउड 400 भी नज़र आ रहा है हमें। ये किस तरह हो रहे हैं डेबिट और क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस चूँकि आपको पता ही है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जिसको अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट होता है। अब अकाउंट रिसीवेबल क्या होते हैं, एसेट का हमेशा बैलेंस डेबिट होता है। अब 6,000 क्रेडिट साइड पे है, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस जो डेबिट होता है क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, ये इसलिए दोनों बैलेंसेस हैं। और क्रेडिट सेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है 50,000 डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल हमने जिन कस्टमर्स को सेल्स किया है, क्रेडिट सेल्स किया है, क्योंकि इसका जो एंट्री होगी अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स। अब अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गए यहाँ पे 50,000, और सेल्स चूँकि क्रेडिट होती हैं तो यहाँ पे हमने क्रेडिट सेल्स लिख दी, सेल्स या क्रेडिट सेल्स लिख दें। और सेल्स टर्न, अब चूँकि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होते हैं जब सेल्स की जाती है, अब सेल्स टर्न होगी तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होंगे, 600 क्रेडिट हो गया, सेल्स टर्न डेबिट हो रही है, सेल्स टर्न को यहाँ पर्टिकुलर्स में लिख दिया। अब डिस्काउंट अलाउड ये हो रहा है हमारे पास यहाँ पे, जब डिस्काउंट अलाउड होगा ये डेबिट होगा, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होंगे, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होके हमने 400 क्रेडिट किया, डिस्काउंट अलाउड को पर्टिकुलर में लिख दिया जी क्योंकि डेबिट हो रहा है। अब यहाँ पे अब जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे 54,000 डेबिट होगा, और 54,000 क्रेडिट साइड पे करने के लिए हमें 47,000 और चाहिए, जो कि जिसको हम बैलेंसिंग फिगर कहेंगे, रिसीट्स इतनी हुई हैं। 47,000 विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास ए है, ए ऑप्शन है 47,000। इसके बाद है मेरे मंजीत डेप्रिसिएट हर मोटर व्हीकल बाय 1000 एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। वो अपने मोटर व्हीकल को हर साल क्या करता है 1000 से डेप्रिसिएट करता है। विच जनरल एंट्री वुड मंजीत मेक द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, हर साल वो कौन सी एंट्री करेगा एंड ऑफ द ईयर। ज़ाहिर है इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेंगे क्योंकि एक्सपेंस जब चार्ज किया जाता है, डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है, तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट होती है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर व्हीकल क्रेडिट होगी, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसके बाद है 17, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज फाइनेंशियल ईयर जैसन परचेज्ड अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 20,000। एंड ऑफ द ईयर जो उसने ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जैसन परचेज्ड अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 20,000। फर्स्ट डे में उसने 20,000 की एक मशीन परचेज किया। ऑन दैट डे हिज ओल्ड मशीन हैड अ बुक वैल्यू ऑफ 6,000। उसके बुक वैल्यू थी मशीन की, ओल्ड मशीन की 6,000। Jason was allowed 45,000 for the old machine in part exchange. He paid the balance by check. उसको कह रहे थे कि
जो 6000 उसकी बुक वैल्यू है ना जिस मशीन की ओल्ड की, वो कह रहे हैं 4500 में हमें दे के उसके बदले में नई मशीन 20,000 वाली ले लें। इट मीन के 45 की सेल वैल्यू है उसकी, 6000 बुक वैल्यू जिसकी है वो 45 उसकी सेल वैल्यू है। तो ही पेड द बैलेंस बाय चेक, उसने चेक बकाया रकम उसने चेक से पेमेंट करे। मशीनरी इज़ डेप्रिसिएटेड एट 20% पर एनम, और मशीनरी को डेप्रिसिएट किया जाता है पर एनम 20% से। हाउ मच शुड बी चार्ज टू जैसन्स इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर, अब कहता है कि कितने से उसको इनकम स्टेटमेंट में चार्ज करेगा इसको, जो इतने ये एक्सपेंसेस हैं वो। अब इसको हम देखते हैं कितनी डेप्रिसिएशन होगी और कितने इसमें लॉस होगा। अब देखें डेप्रिसिएशन तो हमारे पास सीधी सीधी आ जाएगी, क्योंकि हमने 20,000 न्यू मशीन का 20% ले लेंगे, 20,000 का 20% हमारे पास 4,000 आ जाएगा। जो ओल्ड मशीन थी उसकी जो बुक वैल्यू थी 6,000, लेकिन सेल वैल्यू 45,000। 45 में से 6,000 जब हम लेस करेंगे माइनस के 15,000 जो उसको लॉस होगा, क्योंकि बुक वैल्यू हमारे पास 6,000 की मशीन हम 4500 में सेल कर रहे हैं, तो 1500 में लॉस होगा। ये भी प्लस होगा क्योंकि ये भी एज ए एक्सपेंस चार्ज करेंगे। टोटल एक्सपेंस कितने हो जाएंगे 4000 प्लस 1500, 5500 हमारे पास ये इनकम स्टेटमेंट में हमें एक्सपेंस चार्ज करेंगे, 1500 लॉस और 4000 डेप्रिसिएशन। ये देखें करेक्ट ऑप्शन होगा 5500 टोटल हो जाएगा। 18 है जी, अ ट्रेडर प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। उसने कहता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। टोटल नंबर ऑफ यूनिट 500 है। कॉस्ट पीस ऑफ ईच यूनिट, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच यूनिट कितना है $4। नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ईच यूनिट 6 है। अब 80 यूनिट्स वर डैमेज एंड कुड बी सोल्ड फॉर $3 पर यूनिट। इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमने कौन सी प्राइस कौन सी लेंगे। एक है $6, एक है $4, कॉस्ट प्राइस है 4। अब मैं आपको बता दूं, जो हम ये IAS 17 है शायद, जिसमें इन्वेंट्री का होता है कि हम इन्वेंट्री देखते हैं, हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को किस प्राइस पे हम उसको करेंगे, क्लोज करेंगे, मीन किस में चार्ज करेंगे और कितनी लेंगे, इसकी वैल्यू किस प्राइस पे लेंगे, या मार्केट प्राइस पे लेंगे या कॉस्ट पे। हम उस प्राइस पे लेंगे विच विल बी लोअर। इसमें से लोअर कौन सी है, कॉस्ट 4। अगर हम लोअर कॉस्ट 4 है और मार्केट प्राइस होती 3, तो हम 3 पे लेते, 4 को छोड़ देते। हम 6 को छोड़ रहे हैं और 4 पे अब लेंगे। अब 80 यूनिट जो डैमेज हुए हैं वो $3 में पर यूनिट में सेल होंगे। अब व्हाट वाइज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, अब क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी वैल्यू होगी, हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं इसमें वर्किंग में। ये देखें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 500 यूनिट्स में हम 80 डैमेज लेस कर देंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, जो लोअर होगी वैल्यू, लोअर 4 है, 6 नहीं है, लोअर 6 और 4 में से 4 लोअर है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन 500 लेस 80, 420 को मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 1680 आ जाएगा। अब डैमेज यूनिट्स की क्या है प्राइस, अब चूँकि 80 वाले जो 80 यूनिट्स हैं रिमेनिंग, जो जिसको हमने लेस किया एक्चुअल यूनिट्स में से, टोटल यूनिट्स में से, वो $3 से सेल होंगे, तो हम उसको 3 से नेट रियलाइजेबल वैल्यू उसकी 3 रह जाएगी, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 इसकी वैल्यू बन जाएगी डैमेज यूनिट्स की। तो टोटल प्राइस कितनी बन जाएगी इसकी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 1920। अब ये जो ऑप्शन होगा दैट विल बी करेक्ट, $1920 अमाउंट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। 19 ऑप्शन है फॉर विच पर्पजेस वुड अ ट्रेडर यूज़ इज इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कौन कौन से पर्पज़ होते हैं उसको, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो यूज़ करता है, किस किस पर्पज़ के लिए। टू एनेबल डिसीजन टू बी मेड अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। अब ये भी ठीक है क्योंकि बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम
इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। टू शो द बिजनेस बैंक बैलेंस एट अ गिवन डेट। बिजनेस बैंक अकाउंट नहीं हम देखते, क्योंकि हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करने के लिए, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए एसेट और लाइबिलिटीज़ की। तो इट मीन्स टू विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस। टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन, अब जैसे ये आ गया फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब बनाते हैं तो फाइनेंशियल पोजीशन ही चेक करते हैं ऑफ द बिजनेस एट अ गिवन डेट। अच्छा, टू शो वेदर द बिजनेस मेड अ प्रॉफिट और लॉस इन द फाइनेंशियल ईयर। अब ये भी प्रॉफिट लॉस चेक करते हैं जब इनकम स्टेटमेंट में। इट मीन 1, 3 एंड 4 विल बी करेक्ट, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 20 है, वी मे अपीयर इन अ पार्टनरशिप, व्हाट मे अपीयर इन द पार्टनरशिप अप्रोप्रिएट अकाउंट। क्या क्या अपीयर होता है पार्टनरशिप के अप्रोप्रिएट अकाउंट में। अब इन सब में से डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि पार्टनर्स की सैलरीज होती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, और प्रॉफिट शेयर जितना दिया जाता है वो होता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी होता है, चूँकि वो इसमें शामिल नहीं किया गया। इट मीन डी सबसे जो है ना वो ऑप्शन है जो सबसे जो बेटर है इस इनमें से सब में से। अच्छा, एनी एंड पॉल आर इन पार्टनरशिप, एनी और पॉल पार्टनरशिप पार्टनर्स हैं। हाउ वुड इंटरेस्ट ऑन एनीज कैपिटल बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप। उसका इंटरेस्ट ऑन एनीज कैपिटल जो है ना उसका कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। क्रेडिट टू एनीज कैपिटल, डेबिट टू एनीज कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड टू एनीज करंट अकाउंट। अब ये करंट अकाउंट में, एनी के करंट अकाउंट में उसका जो कैपिटल का इंटरेस्ट होगा वो चार्ज किया जाएगा, क्योंकि जब करंट अकाउंट बनाएंगे तो उसमें उसकी इनकम होगी तो उसको क्रेडिट करेंगे उसके करंट अकाउंट में। विच स्टेटमेंट अबाउट द मेंबर्स ऑफ ए लिमिटेड कंपनी इज करेक्ट। ये है ऑप्शन ए, ऑप्शन विल बी करेक्ट। देयर लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड, उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है टू द टोटल ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है ना वो उस वहाँ तक की उनकी लाइबिलिटी होती है, उनके प्राइवेट फंड्स या प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कोई लाइबिलिटी नहीं होती। अगर कोई लॉस हो गया कंपनी को या बैंकरप्ट होगी तो जो उनकी इन्वेस्टमेंट होती वही उनकी लाइबिलिटी होगी, वहाँ तक की लिमिटेड होंगे, बाकी उनको कुछ नहीं देना पड़ेगा, वही उनका जो सरमाया जो है ना वो ख़त्म होगा। अ लिमिटेड कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, उन्होंने लिमिटेड कंपनी ने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। नॉन करंट एसेट्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, 5% डिवेंचर्स हैं। अब ये डिवेंचर्स जो है ना वो होते हैं लाइबिलिटीज़ में आते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में। और नेट करंट एसेट्स, नेट करंट एसेट्स हैं जो नेट हमारे करंट एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू नेट करंट एसेट्स, इसको बोलते हैं। अच्छा, व्हाट वर द रिटेन्ड अर्निंग। अब रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, अब हम इसको देखते हैं वर्किंग में। रिटेन्ड अर्निंग क्या होगी। रिटेन्ड अर्निंग में सबसे पहले हम करेंगे एसेट्स को प्लस नेट करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, और इसमें से लेस कर देंगे हम लाइबिलिटीज़ को, जो कि 55,000 बन जाता है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है हमारे पास 40,000, और कैपिटल को हम ले लेंगे क्योंकि ऊपर नेट एसेट्स के इक्वल होता है, ये 55,000 ले लेंगे। अब हमारे पास ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी जो कि रिटेन्ड अर्निंग होगी, जिसको प्रॉफिट भी कह देते हैं कंपनी में। हम सोल ट्रेडर में नेट प्रॉफिट बोलते हैं या प्रॉफिट फॉर द ईयर। यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग होगी जो कंपनी अर्न करती है। अब ये बैलेंसिंग फिगर होगी 15,000। अब यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। A limited company raised fund by issuing ordinary share capital, ordinary shares, preference shares and debentures. Which statement are correct? Debentures are part of the loan capital. Yes, ये भी ठीक है क्योंकि ये लोन होता है कैपिटल, इसमें हम लोन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में आ जाता है। ऑर्डिनरी शेयर्स आर पार्ट ऑफ इक्विटी, ऑर्डिनरी शेयर्स इक्विटी का पार्ट होते हैं। यस, ऑर्डिनरी डिविडेंड इज़ पेड बिफोर डिवेंचर इंटरेस्ट। नहीं,
ऑर्डिनरी डिविडेंड जो होता है ना वो डिवेंचर के इंटरेस्ट के बाद पे किया जाता है, ना आगे पहले। अब ये नहीं करेक्ट। प्रेफरेंस शेयर्स कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स में यही डिफरेंस होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं ना उस पर फिक्स्ड रेट होता है जिसकी जो उसको डिविडेंड पे किया जाता है। लाइक अगर प्रेफरेंस शेयर्स पे 5% है तो 5% उनको पे किया जाएगा बिफोर ऑर्डिनरी डिविडेंड। तो ये भी ठीक है। 1, 2 एंड 4 विल बी करेक्ट। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। द फाइनेंशियल ईयर ऑफ अ क्लब एंड्स ऑन 30th September. During the year ended 30th September, the club received an interest-free loan from a member. उसने interest-free loan लिया member से. In which of the club's financial statement will this appear? किस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपीयर होगा? सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में होगा। क्योंकि रिसीट्स में ऐसे होगा क्योंकि रिसीट साइड पे आएगा जब आपने उनसे उससे लोन रिसीव करना है, जो कैश में होगा या चेक की शक्ल में होगा तो आप रिसीट्स में लिखेंगे या बैंक कर लेंगे डेबिट या कैश कर लेंगे डेबिट। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहाँ पे आएगा? क्योंकि ये लोन है, लाइबिलिटी होगी, तो लाइबिलिटीज़ जो है ना फाइनेंशियल स्टेट पोजीशन में होती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लाइबिलिटी सेक्शन में। तो सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अ क्रिकेट क्लब प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, उन्होंने इन्फॉर्मेशन की है जी। एट 1 अगस्त 2021 बैलेंस एट बैंक 950 है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2022 नेट रिसीट्स फ्रॉम competitions, सब्सक्रिप्शन रिसीव, जनरल एक्सपेंस पेड, इंश्योरेंस पेड, रेंट पेड। और एट 31 जुलाई 2022 31 जुलाई जो है सब्सक्रिप्शन ओइंग बाय मेंबर्स, क्यों ये थी ओइंग मतलब मेंबर्स की तरफ से आउटस्टैंडिंग थी। इंश्योरेंस प्रीपेड थी ये 31 जुलाई को। डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट 260 था। व्हाट वाज द बैलेंस एट बैंक ऑन 31 जुलाई 2022? अब इसमें हम वर्किंग देखते हैं कौन सी है जी। बैंक अकाउंट हम बनाएंगे, इसमें देखें जो जो हमें रिसीव हुई है यहाँ से बैलेंस था उसका 950 1 अगस्त को, जो कि हमने डेबिट साइड पे करेंगे क्योंकि नॉर्मल बैलेंस है ये डेबिट। तो 2021 में 1 अगस्त को, और 2022 को हम कर रहे हैं रिसीट फ्रॉम कंपटीशन 1050 या रिसीव हमें। और उसके बाद हुआ ये सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 2500 की। और पेमेंट क्या हुई है बैंक से, पेमेंट क्या क्या हुई है 1020 हुए हैं। जनरल एक्सपेंस पे इंश्योरेंस 500 की और रेंट 1800 का। अब बैलेंस क्या है जी हमारे पास 1180 22 के एंड पे, तो यही हमारा बैलेंस होगा 1180 एट द एंड ऑफ द ईयर, द बैलेंस ऑफ द बैंक अकाउंट। अब बी ऑप्शन विल बी करेक्ट 1180। 27 a club had an accumulated fund at the start of the year 18,000 and at the end of the year $16,200। अब एक क्या है कि क्यूमुलेटेड फंड्स की ओपनिंग और क्लोजिंग उन्होंने बैलेंस बता दिया हुआ। न्यू इक्विपमेंट कॉस्टिंग 1100 वाज बॉट ड्यूरिंग द ईयर। अब 1100 के इक्विपमेंट भी परचेज किए गए थे ड्यूरिंग द ईयर। टोटल एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वाज $9550। द ओनली इनकम केम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। हाउ मच वर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द ईयर? कह रहे थे कि जो इनकम सिर्फ आ रही थी वो सब्सक्रिप्शन में थी, और सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर कितनी थी। अब इसको हम देख लेंगे, जो हमने पेमेंट किया उनको देख लेंगे और रिसीट्स किया वो देख लेंगे और बैलेंसेस से हम देख लेंगे। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम बनाएंगे, इसमें हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है जी 18,000 सब्सक्रिप्शन का। और उसके बाद हमने इसी सब्सक्रिप्शन से क्या क्या परचेज़ किया, इक्विपमेंट परचेज़ किए, एक्सपेंस भी किए हैं। और उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस किसका था 16,200। अब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आ गया और इसमें रिसीट्स और पेमेंट्स भी आ गई। अब कितना जो चार्ज किया जाएगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस में है 8850। अब ये हमारे पास होगा 8850 जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में ड्यूरिंग द ईयर हमने रिसीव किया है।
अब ये कहता है कि हाउ मच वर सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर्स, ईयर की सब्सक्रिप्शन कितनी थी, 8850, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। उसके बाद है फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री fills cans with vegetables. The filled cans are then sold to shops. Which wages are direct labor cost for the factory? कौन सी डायरेक्ट लेबर होगी, वेजेस कौन सी होंगी फैक्ट्री के लिए? वेजेस पेड टू वर्कर्स हु लोड द कैंस ऑन द लॉरीज फॉर डिलीवरी टू शॉप्स। अब जो लोड करते हैं वर्कर्स जब वो लॉरी पे जब डिलीवरी करने जाते हैं, दिस इज़ नॉट डायरेक्ट लेबर। वेजेस पेड टू वर्कर्स हु ऑपरेट मशीन्स दैट फिल द कैन विद वेजिटेबल्स। अब ये है, अब ये डायरेक्ट लेबर है। ऊपर जो फर्स्ट वाला था जो डायरेक्ट, वो इनडायरेक्ट लेबर थी। वेजेस पेड टू पीपल वर्किंग ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द मशीन इन द फैक्ट्री। अब मशीन्स की मेंटेनेंस के लिए लोग रखे गए हैं, वो डायरेक्ट लेबर नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट लेबर है। वेजेस पेड टू पीपल वर्किंग ऑन द असेंबली लाइन पुटिंग लेबल्स ऑन द कैन, कैन के ऊपर लेबल्स लगा रहे हैं, उनको वेजेस जो पे किए जा रहे हैं वो भी डायरेक्ट ही हैं। इट मीन 2 और 4 जो है ना वो डायरेक्ट हैं, जो कि डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, 2 एंड 4 ओनली, और 1 और 3 इनडायरेक्ट है। इसके बाद है 29, थेम्बी मैन्युफैक्चरर्स वुडन टॉयज, शी provided the following information for the financial year ended 31st August 2022. Prime cost 35,000 है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री ये हैं। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स, कहते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है फिनिश गुड्स की। अब इसमें देखते हैं हम वर्किंग में, ये देखें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी। प्राइम कॉस्ट हमारे पास 35,000 है, उसमें ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, हमारे पास आ जाएगा टोटल 52,000, और इसमें ऐड करेंगे 52,000 में वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग इन्वेंट्री और लेस करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 51,100। अब हमारे पास जो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट क्योंकि ये 51,100 है। अब 30 नंबर है जी, चैन प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, चैन ने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है जिसमें नॉन करंट एसेट्स हैं ओपनिंग में और क्लोजिंग में है जी 12,000, ओपनिंग में 10,000, इन्वेंट्री है ओपनिंग और क्लोजिंग, ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग और क्लोजिंग है, और बैंक ओवरड्राफ्ट है ओपनिंग क्लोजिंग, ट्रेड पेबल्स ओपनिंग क्लोजिंग है। व्हाट वाज चैन्स प्रॉफिट फॉर द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। अब इसमें हमने बताना है प्रॉफिट है या लॉस है, कितना है। इसमें हमारे पास वर्किंग है, कैपिटल कैसे हम करेंगे, एसेट्स लेस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल कैसे करेंगे, ओपनिंग जो फिगर्स होंगी ओपनिंग बैलेंसेज हैं उनमें एसेट्स को प्लस कर देंगे, उसमें जितनी लाइबिलिटीज हैं उनको लेस कर देंगे, हमारे पास कैपिटल आ जाएगा ओपनिंग। 10,000, 2,500 प्लस 1,500 ये एसेट्स हैं। उसके बाद लाइबिलिटीज़ हैं, ये ओवरड्राफ्ट है, और उसके बाद ये ट्रेड पेबल्स हैं 1,000 के, तो 12,200 ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गया। उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा, 12,000 प्लस 2,000 प्लस 1,300, उसमें से लाइबिलिटीज़ को लेस कर देंगे, लेस 900 लेस 1,900 इज इक्वल टू 12,500, दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। अब ओपनिंग, अब प्रॉफिट कैसे मालूम करेंगे हम, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट जो होता है वो क्लोजिंग कैपिटल के इक्वल होता है। और वैसे तो ड्राइंग्स भी लेस की जाती है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स, लेकिन चूंकि यहाँ पे ड्राइंग्स नहीं है हमारे पास इसलिए सिर्फ प्रॉफिट ही प्लस करेंगे। तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है जो हमने फाइंड आउट किया है 12,200 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट तो हमारे पास अभी है ही नहीं, और क्लोजिंग कैपिटल है, दोनों फिगर्स को पुट कर देंगे। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ओपनिंग कैपिटल प्रॉफिट से प्लस हो रहा है, उधर जाके लेस हो जाएगा, 12,500 लेस 12,200, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा $300। यहाँ पे बी ऑप्शन विल बी करेक्ट क्योंकि प्रॉफिट होगा क्योंकि प्लस में आया। 31 क्या है, थैम्बो प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, थैम्बो ने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। रेवेन्यू है
$250,000, ग्रॉस मार्जिन क्या है 20%, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर 5 टाइम्स है। व्हाट वाज द एवरेज इन्वेंट्री फॉर द ईयर। अब एवरेज इन्वेंट्री क्या होगी, आइए हम देखते हैं। अब रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब हम देखेंगे कि रेवेन्यू क्या है और प्रॉफिट किस तरह फाइंड आउट करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स तो हमारे पास है ही नहीं, इसमें दी नहीं गई। रेवेन्यू दिया हुआ है, रेवेन्यू क्या है $250,000 लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो कि हमारे पास है ही नहीं। अब हम करते हैं प्रॉफिट है जी हमारे पास, प्रॉफिट है 20%, जो कि है ग्रॉस मार्जिन जो कि रेवेन्यू का है। तो हम 20% लेंगे 250,000 का, जो कि रेवेन्यू का है। प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू ऑन सेल्स, तो उसका 20% लिया तो 50,000 आ गया। अब इनका बैलेंसिंग फिगर आप जैसे देखें तो कॉस्ट ऑफ सेल जो है इसकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 200,000। अब जो ऊपर जो हमने फॉर्मूला लिखा था, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर एवरेज इन्वेंट्री। अब इसमें से हमने एवरेज इन्वेंट्री मालूम करना है। एवरेज इन्वेंट्री को हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे और जो 5 टाइम्स है उसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। एवरेज इन्वेंट्री इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है एवरेज इन्वेंट्री के साथ, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 200,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू $40,000। एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास $40,000 आ जाएगी। यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब 32 है जी, हाउ कैन आर ट्रेडर इंक्रीज आर करंट रेशो। कैसे करंट रेशो को इंक्रीज कर सकता है। बी ऑप्शन है ऑब्टेन्ड अ लॉन्ग टर्म बैंक लोन, बैंक लोन ऑब्टेन कर ले, लॉन्ग टर्म लोन। क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म लेगा तो करंट लाइबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी, लेकिन उसके साथ करंट एसेट अगर बढ़ेंगे करंट लाइबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी, वहीं पे वहीं रहेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में लेगा तो लॉन्ग टर्म करंट में नहीं आएगी, नॉन करंट में आएगी, जिससे करंट रेशो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और क्योंकि करंट एसेट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, करंट लाइबिलिटीज़ वहीं रहेंगी, जिससे करंट रेशो इंक्रीज़ कर जाएगी। अब 33 नंबर है, द एप्लीकेशन ऑफ विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल मेक इट ईजियर टू कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईयर ऑन ईयर। कौन सी है जो ईयर ऑन ईयर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करने में ईजियर प्रोवाइड करती है, ईजीनेस प्रोवाइड करती है। प्रिंसिपल है इसमें कंसिस्टेंसी, क्योंकि हम एवरी ईयर कंसिस्टेंसी से हम करेंगे। जैसे हम अगर डेप्रिसिएट करते हैं नॉन करंट एसेट्स को, ये नहीं होगा इस दफ़ा हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ कर लें। अब इस शुरू में हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ करना शुरू हुए, 2-3 साल आगे हम स्ट्रेट लाइन यूज़ करना शुरू। इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस इंश्योर। प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या इंश्योर करता है। डी ऑप्शन, प्रॉफिट आर नॉट ओवर स्टेटेड। इसमें एसेट्स भी नहीं ओवर स्टेटेड किए जाते, ना ही प्रॉफिट ओवर स्टेटेड किए जाते हैं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है प्रिंसिपल। द 35 नंबर इज विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट रीजंस फॉर यूजिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कहते हैं कौन सा जो करेक्ट नहीं है कि जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से यूज़ किया जाता है। अच्छा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, मेक द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेस टाइम कंज्यूमिंग। इसमें ये कह रहा है कि जी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से कम टाइम में प्रिपेयर कर ली जाती है। ये करेक्ट नहीं है, दिस इज़ नॉट करेक्ट। रिमेनिंग आर करेक्ट, क्योंकि असिस्ट किया जाता है व्हेन मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन कंपनीज। ये असिस्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। रिलायबिलिटी प्रोवाइड करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है ना वो, जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। और नैरो द एरियाज़ ऑफ डिफरेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो डिफरेंस आते हैं ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, उसको ये कम करता है डिफरेंसेस को, क्योंकि सारी
दुनिया में यूज़ किए जाते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सेम यूज़ किए जाते हैं, आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसकी वजह से डिफरेंसेस बहुत कम आते हैं।